मॉर्निंग 12th क्लास। आइए बेटा, आज जो है हम अपना 7th चैप्टर उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन। ठीक है, तो किसान आंदोलन जो है आपको नाम से ही सीधा पता लग गया होगा कि आज हम जो है ऐसे जन आंदोलन का बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका मुख्य सूत्रधार रहेंगे किसान। ठीक है, तो हम इस आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है किसान जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने खुद को दमन और अत्याचार से मुक्त करवाने के लिए, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए जो है अपने ये इस तरीके का आंदोलन स्टार्ट किया। जैसे कि बेटा जो है भारत का इतिहास जो है किसान आंदोलन को लेकर के हम बात करें तो बहुत पुराना रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर सीधे तौर पर हम इतिहास को लेकर के ध्यान करते हैं तो हम पाएंगे कि 1858 से लेकर 1914 के बीच में जो है बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो कि काफी लोकप्रिय भी हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए तो और भी ज्यादा आंदोलन हुए। इनफैक्ट जो और भी इम्पोर्टेंट आंदोलनों की बात करते हैं हम, बारदोली का आंदोलन है, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ। ठीक है, इसके बाद तेभागा आंदोलन है जो 1946 टू 47। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन 1946 टू 47। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो है समय समय पर इस तरीके की जो है किसानों के द्वारा आंदोलन चलाए गए हैं जिसमें उन्होंने भूमि सुधार की, जमींदारी प्रथा पर रोक की, सार्वजनिक सुधार प्रणाली, मतलब कुछ ऐसी डिमांड्स उन्होंने उठाई हैं जिसके अंतर्गत जो है उनका जीवन पहले से बेहतर बन सके और वे अत्याचारों और दमन से मुक्ति पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के बारे में बेसिकली हम ये कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है उसका 70% भाग ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और वो कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा जो है कृषि से जुड़े होने के पश्चात भी उनकी दशा कोई खास अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में शुरू से ही क्या रहा है, जमींदारी प्रथा रही है जिसके कारण जो जमीन है उस पर बड़े बड़े भूस्वामियों का अधिकार रहा और उन्होंने छोटे किसानों के किसी प्रकार का भी कोई अधिकार नहीं दिया। बल्कि हम तो ये कह सकते हैं, ये कहेंगे कि जो है छोटे किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया है, बंधुआ मजदूरी और इस तरीके के उन पर अत्याचार किए गए हैं जिसके कारण वो कभी भी अपना विकास न कर पाए। चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा रही हो, चाहे सूखा पड़ा हो, बाढ़ आई हो, ओलावृष्टि हुई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आई हो जिनके कारण फसलों की बर्बादी हुई, लेकिन फिर भी उसके पश्चात बेटे जो है कभी भी लगान की अदायगी में या लगान देने में उनको कभी भी छूट नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इस तरीके की बातें हैं जिनको लेकर के किसानों के बीच में अक्सर ये सिचुएशन देखी गई कि वो अपनी दशा को सुधारने के लिए जो है बार बार आंदोलन करते आए हैं। ठीक है, तो अब हम जो है 2-4 इंपॉर्टेंट आंदोलन जो है इसके रिलेटेड हैं किसानों से, उनको पढ़ते हैं पहले तो, और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के बारे में मैं आपको बतलाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो के तेभागा आंदोलन है 1946 टू 47। यह आंदोलन मुख्यतः जोतदार के विरुद्ध मंझोले किसानों एवं बटाईदारों का सामूहिक प्रयास था। ठीक है, जैसे जन आंदोलन मैंने आपको मीनिंग बताया था, तभी मैंने आपको बताया था कि एक समान उद्देश्य और सामूहिक प्रयास, दो चीजें इसमें खास होती हैं जन आंदोलनों में, कि एक तो समान उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, सामूहिक प्रयास होना चाहिए। जो तेभागा आंदोलन था बेटा वो 1943 में जब भीषण अकाल पड़ा था तो उस समय जो है ये कहा गया था किसानों के द्वारा कि भाई जो ये बड़े बड़े किसान हैं ये हमसे क्या करें, अपने जो किसान जो ये बड़े बड़े किसान हैं ये हमसे जो है पहले क्या होता था, लगान के रूप में जितनी भी फसल पैदा की जाती थी उसका आधा भाग जो है वो जमींदार जो है वो ले लिया करते थे। तो इन्होंने ये कहा था कि ये क्या देंगे, ये अपने जो है इसमें से जो इनका जो भी अनाज पैदा होगा वो उसमें से क्या करेंगे, उसमें से वो तीसरा हिस्सा जो है वो केवल लगान के रूप में देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है उन्होंने ये रखा था, तो इसको तिभागा मतलब तीसरा भाग। ठीक है, तो ये आंदोलन का नाम था। ये बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ था जो छोटे किसानों और बटाईदारों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद तेलंगाना आंदोलन जो है हैदराबाद राज्य में हुआ 1946 में। ठीक है, देखो बेटा ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था, तेभागा आंदोलन जो है इसका पर्टिकुलर डेट का पता होना चाहिए, इनके डेट का पता होना चाहिए। इसके बाद तेलंगाना के किसानों ने क्या मांग की थी कि जागीरदारों द्वारा की जा रही जबरन और अत्यधिक वसूली के विरोध में चलाया गया था ये भी आंदोलन। ठीक है, किसानों ने क्या मांग की थी कि देश मुख और नवाब जो वहां के जागीरदार थे उनसे अनुचित करों की मांग न करे। बाद में उन्होंने यह भी मांग रख दी कि उनके ऋण भी रद्द कर दिए जाए, और यह आंदोलन लगभग 2.5 वर्ष तक चला और इससे करीब 2000 गांव और 40
लाख की आबादी प्रभावित थी। इसमें क्रांतिकारी किसानों ने 5 बार गुरीला सैनिक तैयार किए और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। और गुरीला सैनिकों ने जो है जमींदारों के हथियार छीन लिए और उन्हें भगा दिया, लेकिन भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने पर यह आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है, ये जो है तेलंगाना के बारे में है। इसके बाद नक्सली आंदोलन, नक्सलवादियों के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा कि जब जो है 1964 में जब साम्यवादी दल में फूट पड़ गई थी, ठीक है, तो दोनों दलों के नेता जो है संसदीय राजनीति में व्यस्त होने के कारण इन दलों के सक्रिय व संघर्षशील कार्यकर्ता दलों से अलग होकर जो है जन कार्य करने लगे थे। जैसे जो साम्यवादी में जो एक्चुअल जो बहुत ही ज्यादा जो है एक तरीके से हम कहेंगे कि जो ज्यादा किसानों के और मजदूरों के हक में बात करने वाले जो नेता थे, वो जो है उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया और उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए आवाज उठाई। देखो 1967 में बंगाल में साम्यवादी दल की सरकार बनी थी और इसी समय दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी नामक स्थान पर किसानों ने विरोध किया। नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नक्सलवाड़ी कहाँ पर है। नक्सलवाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ एक जोतदार था। बड़े किसानों ने 250 एकड़ भूमि पर अधिकार कर रखा था। ठीक है, भूमिहीन किसानों की स्थिति बड़ी शोचनीय एवं दयनीय थी। 1969 में नक्सलवादी नेता, ये नाम याद रखना है आपको, कानू सान्याल का, के नक्सलवादी नेता होते थे कानू सान्याल। 1969 में उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और उसके बाद जो है उन्होंने सशस्त्र कृषि क्रांति के द्वारा समूचे देश में समाजवाद की स्थापना की घोषणा की। नक्सलवादी जो आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जोतदारों को मारा और उनकी ख्याति भी लूटी, लेकिन बाद में देखो क्या होता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया और कई नक्सलवादी नेता जो थे उनको सरकार ने पूरी तरह से उन पर पाबंदी लगा दी। परंतु इस आंदोलन की प्रतिक्रिया जो है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में भी हुई और यह आंदोलन तेजी से देश के अन्य भागों में फैल गया। केंद्र सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ क्योंकि सन 1948 के बाद यह किसानों का मुख्य हिंसक विद्रोह था और ऐसे समय में हुआ जब पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों की सरकार सत्तारूढ़ थी। ठीक है, ये सारा जो है ये तीनों आंदोलन आपको रीड कर लेना है ढंग से। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन देखिए। भारतीय किसान यूनियन जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है। भारतीय किसान यूनियन बेसिकली क्या है कि जो भारतीय किसान यूनियन की विकास कैसे होता है। देखो भारतीय किसान यूनियन है वो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ था, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति में सुधार लाया गया। किंतु 1980 के दशक में जो है 1980 के दशक के बाद के वर्षों में क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण नकदी फसल का बाजार बिल्कुल संकट में पड़ गया था। नकदी फसल का मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसी फसलें जो बाजार में बेचने के लिए लाई जाती है, यानी कि जिन फसलों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है और फिर वो मार्केट में सेल पर्पज के लिए स्पेशली जो है उनको उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद इसके कारण क्या होता है, इसी समय जो है भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार से संपर्क किया था। ठीक है, इसका जो है किस तरीके से होता है कि देखो हरियाणा के किसानों का एक प्रमुख, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के किसानों का एक प्रमुख किसान संघ है और यह एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है तथा इसने किसानों के हितों को बढ़ावा दिए जाने के लिए कई आंदोलन चलाए हैं। 1 जनवरी 1998 में भी जो है भारतीय किसान यूनियन के लगभग 20,000 किसानों ने मेरठ में जिलाधीश के कार्यालय के सामने लगभग 20 दिनों तक डेरा डाले रखा था। ठीक है, ये जो है ये पूरी तरह से ये डेरा जो डाला हुआ था ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, हिंसात्मक नहीं था। गांधी जी के सिद्धांतों में का इसमें पूरी तरह से पालन किया गया था। ठीक है, कोई भी जो है आसपास के जितने भी किसान गाँव थे उन्होंने जो है इन किसानों को लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी और इन्होंने सरकार से उनकी मांग सरकार द्वारा न मानी गई और वो बेचारे वहीं पर पड़े रहे। ठीक है, इसके बाद जो है उनकी आर्थिक दशा और कृषि उत्पाद पर भी बुरा प्रभाव पड़ा इसका और अंत में सरकार को इनकी बात लेकिन माननी ही पड़ी। क्यों, इन्होंने जो है 20 दिन तक जो है कलेक्टर के कार्यालय के आगे जो डेरा डाला था बेटा, डेरा डालने की है, परंतु बीकेयू ने सभी अदालतों में यह रास्ता नहीं अपनाया था। ठीक है, सभी आंदोलनों में यह रास्ता नहीं अपनाया था। इसने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अथवा आंदोलन के दौरान धरना, रैलियां, प्रदर्शन, रास्ता रोको, रेल रोको, जेल भरो आदि साधन भी अपनाए थे। ठीक है, इसने राज्यों के जिला मुख्यालयों पर भी रैलियां की और कई बार
ये दिल्ली भी विशाल किसान रैली का आयोजन किया और अपनी शक्ति का इन्होंने प्रदर्शन किया। इस संगठन की मांगे क्या थी ये आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो चाहते थे मुफ्त बिजली आपूर्ति चाहते थे, रियायती दरों पर बिजली दी जाए। ठीक है, रियायती का मतलब होता है कि भाई जो है कम पैसे पर, रियायती दरों पर उनको बीज और खाद और किसान का जो कृषि औजार होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, कृषि उत्पाद की उचित कीमत तथा कृषि सुविधाओं में सुधार आदि प्रमुख रूप से रखे गए थे। तो ये भारतीय किसान यूनियन था, उन्होंने जो है बेसिकली किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा और इसके अंदर जो बड़े बड़े किसान थे वो इसके ज्यादा इसके जो है वो थे ज्यादा वो शामिल थे इस आंदोलन में जो बड़े स्तर के किसान थे। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय किसान आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले तो देखो ये क्या कहते हैं कि ये पूरी तरह से सुसंगठित नहीं है, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, कोई भी ऐसा जो है इनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं था जो कि नेशनल लेवल का हो। सबसे पहली बात तो यह है कि कोई नेशनल लेवल का इनके पास कोई भी संगठन नहीं था, सारे क्षेत्रीय स्तर के संगठन थे। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ग्रामीण जनता का विशेषकर किसान वर्ग का सशक्तिकरण हुआ और राजनीति में उसकी भागीदारी बढ़ी है। प्राय सभी दल किसानों के हितों की तरफ अब संवेदनशील हो गए। सब देखो कोई भी पार्टी आती है सभी क्या करते हैं, किसानों के हितों की अब बात करते हैं। बच्चों ने नोटिस की होगी ये चीज। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट कहते हैं कि किसान आंदोलन या किसान संगठनों में संगठनात्मक तत्वों का अभाव है, इसलिए उनमें स्थायित्व का भी अभाव है। कि ये संगठन जो है ये कभी कभी क्या होते हैं, ये कभी कभी जब बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा तेजी से ये इनकी प्रसिद्धि होती है, फिर ये एकदम से डाउन भी हो जाते हैं बिना ही अपना लक्ष्य को अचीव किए हुए। तो नियमित रूप से अगर हम देखें तो नियमित रूप में इनका संगठनात्मक ढांचा क्या है, वो 0 है, 0 के बराबर है। कोई खास फायदेमंद जो है ये है नहीं हमारे यहाँ पर किसानों के लिए जो ऐसी कोई संस्था जो बात करती हो। अब बड़े बड़े किसानों तथा भूस्वामियों ने किसान आंदोलनों, किसान रैलियों और प्रदर्शनों द्वारा अपने आप को किसान नेता के रूप में तो प्रतिष्ठित करके अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति की है। किसान नेता वे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक हैं और दूसरों से खेती करवाते हैं और स्वयं वो राजनीति करते हैं। तो इस तरीके की बात है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक और आंदोलन के बारे में बात करेंगे हम। ये तो हो गया हमारा उसका क्या नाम कहते हैं उसको, किसानों का आंदोलन। और दूसरा हम बात करेंगे आज नर्मदा बचाओ आंदोलन के ऊपर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी जो है एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है ये। कि क्या था कि देखो भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा नदी जो है ना, नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया था, नर्मदा घाटी परियोजना के तहत जो है कार्य वहां पर शुरू होना था। ठीक है, तो नर्मदा नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरने वाली नदी है। इसकी जो है नर्मदा की और नर्मदा की सहायक नदियां हैं, उन सब पर कुल मिलाकर के बेटा 30 बड़े, 135 जो है मीडियम साइज के और 300 जो है वो छोटे बांध लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, गुजरात के सरदार सरोवर तथा मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में निर्णय लिया गया था। तो सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत क्या था कि एक बड़ा जो है विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव था। तो इसके जो है कुछ इस प्रस्ताव के जो है समर्थक थे और कुछ इसके विरोधी थे। कुछ जो है ये कह रहे थे कि अगर ये सरदार सरोवर डैम बना दिया जाएगा, बांध बना दिया जाएगा तो इससे जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और दूसरी तरफ इसके समर्थक क्या कह रहे थे, अगर ये बांध बन जाता है तो गुजरात के एक बहुत बड़े भाग को जो है और बल्कि गुजरात ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीने की पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, और बिजली उत्पादन की भी सुविधा हमारे को उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से कृषि का उपज में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस बांध और सूखे से जो है आपदाओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। जो समर्थक थे उन्होंने ये कहा कि जो सरदार सरोवर डैम है वो बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ गुजरात में तो मुख्य रूप से होगा ही होगा फायदेमंद। ठीक है, लेकिन इस नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से जो सीधा हम कहें तो बांध निर्माण का विरोधी आंदोलन था। उनका कहना था कि यदि प्रस्तावित बांध के निर्माण से क्या हो सकता है, जो संबंधित राज्य हैं उनके आसपास के 245 गांव जो हैं वो डूब जाएंगे, वो उनका जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा, वो उजड़ जाएंगे। इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस विकास कार्य को अगर करना है तो
पहले उन किसानों के लिए जो है प्रॉपर तरीके से उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। पुनर्वास का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे वो जहां पर पहले रह रहे हैं, अगर वहां पर किसी प्रकार की योजनाओं के द्वारा अगर वहां पे संकट होने वाला है, उनका स्थान जो है छीनने वाला है, तो उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए, उनको रहने के लिए कहीं और जमीन दी जाए। ठीक है, तो ये जो आंदोलन के जो थे समर्थक, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर इस तरीके से डैम बनाना इतना ही ज्यादा जरूरी है, तो उन 245 गांवों के लोगों के लिए जो है, वो करीबन 2.5 लाख जनसंख्या थी, उनके लिए जो है पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तब ये जो है डैम बन करके बनने के बारे में सोच सकते हैं। देखो इसका प्रमुख नेता कौन कौन था। इसके प्रमुख नेता थी एक तो मेधा पाटकर, जो एक प्रसिद्ध समाज सेविका है। ठीक है, ये महिला हैं और जो कर रही हैं, उनके साथ सुंदरलाल बहुगुणा तथा बाबा आमटे भी जुड़े हुए हैं। आंदोलनकारियों द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जो इस प्रकार से हैं। इन्होंने और क्या क्या मुद्दे उठाए जो इम्पोर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि पहले तो ये पुनर्वास की बात कही उन्होंने। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये परियोजनाएं हैं, उसको परियोजनाओं को तब स्टार्ट किया जाए, पहले इसके लिए जो है वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे पहले परमिशन ले ली जाए कि भाई वो क्या चाहते हैं, इस तरीके की परियोजना लगे या नहीं लगे, या क्या वो विस्थापित होना चाहते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा जो है उन्होंने ये कहा कि विकास तो अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास जो है जिसके होने से कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों के लिए का विनाश हो, तो क्या ऐसा विकास ठीक रहेगा। देखो, बांधों और डैमों के निर्माण पर होने वाले खर्च जो होते हैं, उनसे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, गांव और परिवार हैं, द्वारा भुगते जाने वाले परिणामों का पूरी तरह से मूल्यांकन किए बिना बांध बनाने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया गया। और चौथा ये कहा गया बेटे कि पर्यावरण के प्रति सतर्क संगठनों का भी यह कहना था कि बांधों के निर्माण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, तथा पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जलवायु में परिवर्तन आता है। जैसे आप बच्चों ने, आपको शायद याद होगा कि कुछ जो है 1 साल पहले जो है केरल में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, जबकि वहां पर भी क्या था कि डैम में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था, और जब उन डैम्स को खोला गया तो जो है आगे के जो स्थान थे वहां पर इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई थी कि लोग जो है पूरी तरह से डूब गए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजों का जो है बहुत ज्यादा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया गया कि विकास का मतलब जो है कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए, सबके जो है संतुलित विकास की बात करनी चाहिए, और पर्यावरण को भी सेव करके ये जो है विकास करना जरूरी है। ठीक है, अप्रैल 2006 में जो है न्यायालय ने फैसला सुनाया। क्या कहा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने एक बार फिर से उग्रता आई, इसलिए आई क्योंकि बांध की ऊंचाई जो है वो 110 मीटर से बढ़ा करके 122 मीटर तक ले जाने का निर्णय लिया गया था। मेधा पाटकर पहले से ही विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर के चिंतित थी। ठीक है, लगातार मांग उठा रही थी। अब वो अनशन पर बैठ गई और भीषण जल संकट से जूझ रहे गुजरात के लोगों को यह आशंका थी कि मेधा पाटकर और अन्य आंदोलनकारियों के दबाव में आकर के कहीं केंद्र सरकार बांध की ऊंचाई बढ़ाने का काम जो है वो रोक भी सकती है। गुजरात के लोग तो यही चाहेंगे ना बेटा कि भाई उनके वहां पर वो बांध बन जाए और उनका जो है पानी की जो समस्या आ रही है उनको वो सॉर्ट आउट हो जाए उनकी। ठीक है, उसके बाद न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकारों को चेतावनी दी और 2006 को जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की, और सरकारों की चेतावनी के पश्चात ये कहा गया कि बेटा कि जो विस्थापित हैं, यदि उनको सही ढंग से पुनर्वास नहीं किया गया तो बांध का कार्य आगे नहीं चलेगा। ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका क्या महत्व है हमारे लिए, ये हमको जरूर पता होना चाहिए कि ये आंदोलन जो है ये पूरी तरह से जो है इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि क्या विकास के नाम पर हमें भारी सामूहिक मूल्य चुकाना, सामाजिक जो है नुकसान का मूल्य चुकाना हमारे लिए ठीक है। क्या हम विकास के नाम पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ लोगों के जीवन को जो है बुरी तरह से प्रभावित करना क्या सही है। ठीक है, ये जो हमारा आंदोलन रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। इसमें जो है हालांकि जुलूस भी निकाले गए, नारे लगाए गए, रैलियां निकाली गई, सत्याग्रह का उपाय जो है उनको जो है सहारा लिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है अनैतिक या कोई जो है इसके अंतर्गत हिंसात्मक गतिविधि नहीं होने पाई। इस आंदोलन में जो है स्थानीय स्तर पर जितने भी लोग थे, चाहे वो युवा थे, महिलाएं थी, गैर सरकारी संगठन थे, सभी ने इस आंदोलन में चढ़ बढ़ करके भाग लिया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन 2 से भी अधिक दशकों तक
चला। ये एक इम्पोर्टेंट जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमारे सामने टॉपिक है, तो आप इसको ढंग से याद कर लेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी, इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है कौन से जगह पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया और कौन से स्टेट का इसके साथ संबंध है। ठीक है, इसके बाद देखो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, ये स्पेशली किन के लिए है, ये जो है हमारे क्या, जैसे आप बच्चों को पता भी होगा कि हमारा जो देश है, हमारे देश की सीमाएं जो हैं वो करीबन 7,500 किलोमीटर तक की सीमाएं ऐसी हैं जो समुद्र के साथ सटी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है जब हमारे देश की क्षेत्रीय सीमा तीन ओर से समुद्र से मिलती है तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जो है समुद्र से लगे हुआ जो जीवन है लोगों का, उनसे रिलेटेड भी जो है कुछ न कुछ समस्याएं जो उत्पन्न होती रहती हैं उसकी तरफ ध्यान दें। तो पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर और भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर से मिलती है। इस प्रकार सीमा का बहुत बड़ा भाग क्या है, समुद्री तट, हमारा समुद्री तट है। ठीक है, इन इलाकों पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है बेटा, वो मछली पकड़ना है। जैसे वो मछली पकड़ेंगे, मछली बेचेंगे और मछलियों का आयात निर्यात इस तरीके के काम करते रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, मछलियों से संबंधित ऐसे काम करने वालों को, मछली पकड़ने वालों को हम मछुआरे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है कि भारत में मछुआरों की संख्या क्या है, संसार में दूसरे नंबर पर है और तटीय क्षेत्रों में हजारों लाखों परिवार जो हैं मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है परंपरागत तरीकों पर आधारित है। ये क्या था, यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जो पुराने जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, परंपरागत तरीकों से जो है मछली पकड़ते हैं और उनको बाजार में बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जो है इन्हीं मछुआरों द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन है। वो क्यों किया गया था बेटे, क्योंकि इन्होंने भी ये जो है जिनके माध्यम से इन्होंने जन आंदोलन चलाया और उनके पारंपरिक व्यवसाय मछुआरों द्वारा स्थापित की रक्षा, जो पारंपरिक इनका व्यवसाय था मछली पकड़ना, उसकी रक्षा तथा अपने जीवन यापन साधनों की रक्षा के लिए प्रयास किया। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है आप ये भी एक देखो आपको दो बातें जो है इसमें खास ध्यान रखनी है। एक तो ये मत्स्य का विषय जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और राज्य सूची का विषय है तो अतः इस पर विभिन्न राज्य सरकारें अपना अलग अलग कानून बना सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत में मछुआरों की संख्या संसार में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ये जैसे राज्य सूची का विषय हो गया, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो अधिकतर संगठन जो है राज्य स्तर पर ही गठित हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं ये कि नेशनल फिश वर्कर्स जो है वो बेसिकली एक जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो 1980 के दशक के समय मछुआरों ने बनाया था। ठीक है, ये केरल के मछुआरों ने सबसे पहले बनाया था और उन्होंने दूसरे राज्य के मछुआरों को भी बाद में अपने साथ लामबंद करने का मतलब होता है अपने साथ जो है इकट्ठा कर लेना, अपने तरह साथ की नीति अपनाई गई थी। जाने के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया कि गहरे समुद्र में जो व्यावसायिक जहाजों को जो है मछली पकड़ने की स्वीकृति दे दी कि जो बड़े बड़े जहाज थे उनको ये कहा कि कोई बात नहीं है, आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या कर सकते हो, मछली पकड़ने का काम कर सकते हो। तो ये क्या करते थे, जो ये बड़े बड़े जो जहाज होते थे ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है वो जाल मछली का बिछा करके और उनको आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर के एक साथ ही इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ के ले जाते थे कि जो इससे जो है पारंपरिक जो तरीका था उसे मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे थे उनको कुछ भी नहीं मिल पाता था मछलियों के नाम पे, जिससे वो आर्थिक रूप से काफी परेशानी उनको हो रही थी। ठीक है, इस फोरम ने जो है केंद्र के साथ अनेक कानूनी लड़ाइयां लड़ी और फोरम का कहना था कि सरकार की नीति से उन मछुआरों को हानि हुई है जो अपना पेट पालने के लिए केवल मछली पालन पर ही निर्भर करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है 2002 में जो है इस फोरम ने मछुआरों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया और इस हड़ताल ने मछुआरों के प्रति चेतना के विकास में भी भूमिका निभाई। कि इसके बाद जो है सरकार ने ये ध्यान देना शुरू किया कि ऐसे जो स्थान है जहां पर मछुआरे इजीली जा करके मछलियां पकड़ सकते हैं उन स्थानों पर जो है इन जहाज़ों को, इस तरीके के जहाज़ों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से बेटा अपना ये नेशनल फिश वर्कर्स फोरम कंप्लीट होता है। ये बहुत ही जो है अपने देखो नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो है नॉलेज होगी तभी आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। तो ये आप सब जो है अपनी बुक से अच्छे से रीड करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, बाय बाय।